चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। ये वीडियो जो मैंने आपको पीछे दिया था, अगर याद होगा तो उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो वीडियो? इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इमिनेंट। इसका मतलब भारत और चीन के बीच संघर्ष इमिनेंट है, अपरिहार्य है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। बस समय का चक्र है कि किस समय ये हो रहा है, वो भी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। और भारत, हमारा प्यारा राष्ट्र, कहां कहां पर लैग बिहाइंड कर रहा है। हम आज की स्थिति में चीन से जीत नहीं सकते हैं। क्यों? और फिर क्यों जीतेंगे? पहले मैंने वीडियोस दी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो पहले कहा था कि हम जीतेंगे लास्ट में। यस, वो भी सही है, और अभी जो कह रहा हूं वो भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम पिछड़ रहे हैं बुरी तरह से। कुछ स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, कुछ हमारी नीतियां जिसके कारण से हम पिछड़ रहे हैं। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है, हथियारों से लड़ा जाता है। आपकी नीतियां भी उसी तरह से हो, युद्ध की जो विभिन्न तरह की जरूरी होती हैं आपके पॉलिसीज, वो भी हो, जिसको विशेष तकनीक कह सकते हो आप। और साथ ही साथ आपके पास उस तरह के हथियार भी होने चाहिए। आपके पास कितनी भी अच्छी पॉलिसीज हो, कितनी भी अच्छी रणनीति हो, युद्ध के लिए हथियार नहीं है तो आप फेल हो गए, असफल हो गए। इसी तरह से अगर आपके पास हथियार है लेकिन रणनीति नहीं है तो भी जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा आपको हार्म उसमें उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहां कहां हम कमजोर हैं, क्या हम वास्तव में चीन को पराजित कर सकते हैं, क्या क्या सुधारों की हमें जरूरत है, हम कहां मात खा रहे हैं, डिफीट हो रहे हैं आज की डेट में, और चाइना हमें क्यों एक सबसे बड़ा शत्रु मान रहा है और वक्त लगते ही वो हम पर आक्रमण करेगा, और बहुत क्रूर आक्रमण करेगा और बहुत छलावे का आक्रमण करेगा। हर चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं जो डेसिफर कर रहा हूं आपके सामने, वो डेसिफर कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे राष्ट्र के लिए, नीति निर्धारकों के लिए, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय के जो भी अधिकारी हैं या विदेश मंत्री हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या जो भी हैं, सबको इस तरह के वीडियोस बहुत ही हितकारी लगेंगे देश के लिए। इसलिए उनको जरूर ये वीडियोस आप पोस्ट करिए, उनको देखने दीजिए, क्योंकि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो वो टॉप पे होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, उनका अटमोस्ट अटेंशन होगा और वो पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देख पा रहे हैं राष्ट्र की जो संप्रभुता है, उसकी रक्षा है, उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है सरकार। इसमें कहीं कोई शक नहीं, उनके प्रयासों पे कोई शक नहीं, उनकी नीतियों पर कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपनी एनालिसिस में क्या पाया, हमने अपनी रिसर्च में क्या पाया, ये मैं उन सबको फिर बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी जगह पर कमी महसूस कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं उसमें, तो उसको सुधार लो, क्योंकि वहीं पर हम मात खाएंगे, वहीं हम डिफीट खाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए। देश के हर व्यक्ति, हर युवा के पास होना चाहिए, हर ब्यूरोक्रेट के पास होना चाहिए, हर मंत्री के पास, सबके पास होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें क्या जरूरी है और हम कहां पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, हमें कहां सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए, हम आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं। देखिए, हम इसको मैप के थ्रू लेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने ये मैप लाते हैं कि क्या है परिस्थिति और कैसे कैसे ये युद्ध की स्थितियां बदलेंगी और कैसे कैसे हम एक ट्रैप में फंसेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही यूनिक वीडियोस देता हूं, बिल्कुल जो कहीं आपको पहले नहीं मिले होते हैं। यूनिक वीडियोस देता हूं, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। तो जितने भी राष्ट्रवादी हैं
वो एक भी वीडियो छोड़े नहीं, क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत काम आने वाले हैं। मैं आपको एक एक का रेफरेंस दूंगा आगे कि देखिए मैंने वहां ये बोला था, देखो ये हो रहा है, ये बोला था ये। तो ये एक पूरी सीरीज है, इस सीरीज को छोड़िए मत, ये सीरीज को दिमाग में रखिए। और मैं एक और सीरीज शुरू कर रहा हूं, वो गद्दारों की, जिन्होंने भारत को शुरू से लेके अभी तक, इसी चैनल पे करूंगा जो नया चैनल मैंने शुरू किया है, वो मिस्ट्रीज अनवेल्ड बाय देवेश कुमार पाठक पर, उसी पर होगी। मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को अभी तक लूटा गया और परतंत्र बनाया गया, दास बनाया गया, हमें कैसे इस स्थिति तक पहुंचाया गया, वो हम आगे आने वाले समय में देने वाले। तो जिसने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी लगातार वीडियोस हमारे आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। तो चलिए अब देखिए, ये है हमारा मैप, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें हम कहां पे हैं, इसमें हम जो है वो इस जगह पर हैं। ये है हमारा इंडिया, देख लीजिए, ये है भारत। ये जो आप ये समुद्र देख रहे हो, इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर हम इसे कहते हैं, इसे भारत के नाम से ही जाना जाता है। और चाइना अब कह रहा है ये भारत का नहीं है, चाइना कह रहा है कि ये भारत का नहीं है। इसका मतलब है इसमें भारत का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को उजागर कर रहा है। अब ध्यान से देखिए कि इंडिया के साथ इनएविटेबल, इमिनेंट क्यों है युद्ध, संघर्ष क्यों होगा, क्या कारण है, और हम उसमें कितने कमजोर सिद्ध हो रहे हैं। अब देखिए, इंडिया के अगर हम पड़ोसियों को देखें तो यहां से देखना शुरू करिए, ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ जाता है इससे, ये देख रहे हैं, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है, और ये पूरा का पूरा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये थाईलैंड है ये, और ये क्षेत्र पूरा हमारा ये यहां तक, ये साउथ चाइना सी आप इसको कह सकते हैं। यहां पे देख पा रहे हैं, जापान यहां दूर पड़ जाता है, ये फिलीपाइंस है, और ये आपका पूरा का पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। यहीं पर ताइवान की परिस्थितियां हैं, आपको पता होगा। तो अब क्या है जो परिस्थितियां हैं, ये देखिए ताइवान, क्या परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये है कि इस चाइना ने इंडिया को बुरी तरह से जकड़ लिया है। मैंने एक वीडियो दिया था 2019 में, एक वीडियो क्या 3-4 वीडियो चाइना के बारे में थे, और उसमें बताया था, अगर याद हो, जिसने, जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको मालूम होगा, और नहीं तो जाके देख सकते हो आप, वहां पड़े हुए हैं सब वीडियोस हमारे। उसमें मैंने बताया था कि चाइना क्या है, चाइना सर्प है, और ये छोड़ता नहीं है। आपको मालूम है बिच्छू है, सर्प है, इनकी आदत होती है, इनको, इनकी कितनी भी सेवा करो आप, कितनी भी सेवा करो, इनको खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो, इनका पालन पोषण करो, लेकिन वक्त आएगा तो बिच्छू डंक जरूर मारेगा और सर्प जरूर फुफकारेगा। ये इनका नेचर है, इसीलिए इनको पाला नहीं जाता है, इसीलिए इनसे लोग दूर रहते हैं, क्योंकि ये एहसान फरामोश माने जाते हैं। वो बिच्छू का डंक वो मारेगा ही मारेगा, आप जैसे ही हाथ पास में उसके अप्रोच में होगे वो छोड़ेगा नहीं। ठीक यही चाइना है। ये चाइना जो है वो वास्तव में, इसका नाम भी उसी तरह का है, आप देखोगे हमारे वीडियोस में हमने बताया है आपको। ये सर्प है, कैसा वाला, बहुत ही खतरनाक वाला, जो किसी को भी अपने जकड़ में लेता है, ट्रैप में लेता है। अब क्यों कह रहा हूं मैं ये बात को, चाइना ने दुनिया के कई देशों को अपने ट्रैप में ले रखा है। देखिए कहां पर है इसकी लोकेशन, और इसने यहां तक भी लोगों को नहीं छोड़ा है। कैसे कैसे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा विवेचन दे रहा हूं, पूरा विवेचन दूंगा तो शायद 3-4 घंटे में वीडियो बनेगा, तो शॉर्ट में विवेचन देता हूं। इसने, चाइना ने क्या किया कि ये जितने भी, देखो ये मंगोलिया है, इस क्षेत्र को, ये पूरा का, ये जितने देश देख रहे हैं आप, इंडोनेशिया है, यहां पर आप महत्वपूर्ण जो देश देखोगे, ये लंका है, ये रहा छोटा सा पार्ट, ये बांग्लादेश यहां देख रहे हो, भारत का जो एक्सटेंशन है बांग्लादेश, भारत के पास में, ये बांग्लादेश की स्थिति मिलती है आपको। इन सभी देशों को, और इधर भी आ जाओ, यहां पर जो आप ये देख रहे हो, ये अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, देख रहे हो, इस भाग पर इसने मैक्सिमम, ये पाकिस्तान है, यहां देख पा रहे हो, ये पाकिस्तान, इनको सबको इसने लोन दे दिया है, कर्ज दे दिया है, और जिन शर्तों पर कर्ज दिया वो किसी को पता नहीं। इस तरह से उनको एक तरह से अपना पिट्ठू बना लिया है, अपना दास बना लिया है। उनको इस तरह की कंडीशन पे दिया है कि अगर आप ये लोन वापस नहीं कर पाओगे, कर्ज वापस नहीं कर पाओगे, तो आपके क्षेत्रों पर हमारा हक हो सकता है, हक हो जाएगा। आपको याद होगा
लंका में भी एक उनके पर्टिकुलर जो पोर्ट है उस पर इनका अधिकार हो गया। ऐसे कई देशों में हो गया। चाइना ये काम यही नहीं कर रहा है, ये आपके जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनको बांट रहा है कर्जा। और केवल यही नहीं है, इसने अपनी ये चालें यहां तक नहीं छोड़ी। ध्यान से देखो, ये देख रहे, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर भी इसने अपनी पूरी जुगाड़ बिठा दी है, क्योंकि वहां से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आजकल जो यूज होते हैं बैटरीज वगैरह में, वो वहां पर कुछ एलॉयज मिलते हैं, वहां पर भी इसने पूरी अपनी पहुंच बाकायदा पहुंचा दी। और ये देख रहे हो एक देश की मैक्सिको देख रहे हो गया, दिस वन, यहां पर ये जो आइटम देता है वो बहुत खतरनाक देता है। वो क्या आइटम देता है? वो आइटम देता है जिससे नशा बनाया जाता है। यस, नशा। यहां से चाइना से यहां पे जाते हैं वो आइटम जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हो, सॉल्ट्स कहते हो, वो। और यहां पर पनप रहा है, वो इतना जबरदस्त पनप रहा है उन लोगों का काम कि वहां सरकार से ज्यादा शक्तिशाली हैं वो लोग। कई जगह पे उनके पास पैराफर्नेलिया, रिसोर्सेज, धन सरकार से ज्यादा है। इतने पावरफुल हैं, जेलों में पड़े हैं और आराम से उनका काम चल रहा है। क्या करते हैं वो? ये केंद्र मैक्सिको का बना के, और ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहां पर सप्लाई करते हैं वो नशा। केवल यहीं पर नहीं करते हैं, इंटरनेशनली और कई जगह पर भी उनका नशा जाता है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी जाता है। तो मैक्सिको एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया नशेबाजी का। ये बात मैंने 1990s के दशक में कही थी, अपनी बुक में लिखी थी कि नशेबाजी का जो है बहुत ज्यादा यहां से विस्तार होगा दुनिया में। और ये क्षेत्र जो देख रहे हो अफ्रीका, यहां पर भी मैक्सिमम लोग नशेबाज बन जाएंगे। तो यहां पर भी वही स्थिति है। इवन इंडिया में भी नशेबाजी इतनी फैल चुकी है कि आप सबको मालूम होगा, आपके आसपास पड़ोस में देख लीजिए कहां से नशा आता है, क्या उनके स्रोत हैं। विशेष तरह से छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने का प्रयास किया, क्योंकि एक बार किसी को नशेबाज बना दो, उसका लाइफ खत्म, वो फिर किसी लायक नहीं बचता है, वो डिपेंड हो जाता है नशे पर। तो ये काम ये कर रहा है, दुनिया को उस मुहाने पर ले जा रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। तो छोटे छोटे बच्चे, चाहे बुजुर्ग, चाहे कोई भी है, उनको नशा दो, अपने कर्तव्यों से अलग हट जाएंगे। वो देश के लिए सोचने का मौका ही नहीं रहेगा, समाज के लिए सोचने का मौका ही नहीं रहेगा, अपने आप के बारे में सोचेंगे और गलत बातों के बारे में, क्योंकि नशा करके आदमी कभी अच्छी बातें सोच ही नहीं सकता है, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो अब इसने पूरी दुनिया में ये नशेखोरी का भी सिद्धांत अपना दिया, कर दिया। अब जिनको पैसा दिया हुआ है वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, कई देश दिवालियापन की स्थिति में आ गए, बैंक्रप्सी। क्या करेगा? ये सब क्षेत्रों में ये अपने केंद्र बना रहा है, छोटे छोटे। अब ध्यान से देखो, ये है आपका श्रीलंका, यहां पर केंद्र बना दिया इसने अपना। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये भारत के छोटे छोटे टापू देख रहे हो। यहां पे अंडमान निकोबार, वहां पर भी इसने यही काम कर दिया है। अंडमान निकोबार से अगर हम जाएं 65 किलोमीटर ऊपर, 70 किलोमीटर के ऊपर लगभग जाएंगे, तो जो आप यहां बर्मा देख रहे हो ना, इस बर्मा के पास में उसने अपना एक रडार सिस्टम बना दिया। एक कोको नाम का द्वीप है, वहां पर भी इसने अधिकार कर लिया। इसने म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हो, वहां पर भी अब अच्छा खासा लोन दे दिया है। वहां सरकार आजकल आपको पता है वो किसकी है, आर्मी, जिसको आप फोर्स की कहते हो, मार्शल लॉ की तरह परिस्थितियां हैं, उनको भी खूब कर्ज दे दिया है। वो भी इसके एहसान तले दबे हुए। आगे आ जाओ, इसके उत्तरी क्षेत्र पे आ जाओ, इंडिया के, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो और क्षेत्र हो, तिब्बत वगैरह, सबको इसने ये काम कर दिया। नेपाल में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके उन्हें भी अधिकार में कर लिया। इस तरह से पाकिस्तान है इसके पूरे अधिकार में। इस तरह से इसने क्या किया कि जो छोटे छोटे देश हैं जिनसे पर्टिकुलरली इंडिया घिरा हुआ है, उनको सबको कर्ज बांट दिया और अपने आधिपत्य में कर लिया, अपने प्रभाव में कर लिया। अब वो जान के भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इसका कर्ज चढ़ा हुआ है। अब इसने क्या किया कि दुनिया की पूरी जो ट्रेड सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया चाइना ने, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत बन गया। दुनिया में हर चीज सप्लाई करने इसने चेन बना दी, सप्लाई चेन। बहुत पैसा कमाया, अपने को पूरा इसने डेवलप कर दिया।
पहले बता चुका हूं आपको सब कुछ, मैं इसके बारे में इसकी कुंडली देख के विवेचन दे चुका हूं। फिर क्या हुआ, फिर ये हो गया एकदम बहुत पावरफुल, परमाणु हथियार बहुत बना लिए, अलग अलग तरह के इसने अपने शक्तियों का विस्तार किया। आज नंबर 1 पे चाइना है नेवल फोर्स में, समुद्री शक्ति में नंबर 1 है। अमेरिका भी इससे घबराता है क्योंकि ये नंबर 1 हो चुका है। तो अब क्या होगा कि भारत केवल ऐसा देश है, ध्यान से देखिए, जो इस पूरे क्षेत्र में इसके समतुल्य खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, इसके बराबर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी इसके बराबर है। अभी हमने इसको क्रॉस किया है 1.42, 1 अरब 42 करोड़ के डिजिट को हमने क्रॉस किया, इससे हम आगे निकल गए हैं। और अगर हम फाइनेंशियल स्थिति देखें, अर्थव्यवस्था देखें, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से विकास कर रही है। इससे ये बात हजम नहीं हो रही है। ये जानता है कि केवल इंडिया ही ऐसा देश है जो हमें यहां पर डिफीट कर सकता है या हमारे समतुल्य खड़ा हो सकता है, हमें आंखें दिखा सकता है। आपने देखा भी होगा पिछले वर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इंडिया ने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, इनके पूरा का पूरा जिसको कहते हो पूरा रिटेलिएट किया और उनको जिसको कहते नहीं है कि चने चबा देना, चने चबा दिए उनको बुरी तरह से। तो ये इंडिया से खौफ भी खाता है, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति में जिसको कहते हो हेट्रेड भी रखता है। इंडिया को ये बर्बाद करना चाहता है। अब देखो, कोई भी क्षेत्र आपको दिख रहा है जो इसके समतुल्य हो? यहां कोई नहीं। रसिया है, तो रसिया में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अभी देख रहे हो युद्ध में फंसा हुआ है, वैसे ही उसकी स्थिति बहुत खराब है। और देख लो यूरोपियन कंट्रीज वैसे ही बहुत इस समय प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हॉट वाटर में। यहां देख रहे हो आप पूरा का पूरा जो अफ्रीका है उसमें कोई ऐसे देश नहीं है जो कुछ कर पाए। और अफ्रीका में इसने अभी बताया था मैंने, साउथ अफ्रीका और यहां कई क्षेत्रों को लोन दे रखा है, तो वो भी इसके पूरे अधिकार में है। इधर इसने अपना फैलाई दिया है पूरा सिस्टम मैक्सिको तक। इसका मतलब ये हो गया कि इसने ये जानता है कि दुनिया में भारत ऐसा देश है कि जो हमें टक्कर दे सकता है, पॉपुलेशन से भी, मार्केट से भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से, और हथियारों में भी हम थोड़ा सा विकास करना शुरू किए। तो इसलिए ये भारत को अपने ट्रैप में लेना चाहता है। तो ध्यान रखिए, ताइवान जितना इसके लिए इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा गुना इंडिया इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया को जीतेगा कैसे भाई? इंडिया चूंकि एक बड़ी शक्ति है, दुनिया में इसका भी प्रभाव है, तो ये क्या करेगा? तो ये करेगा जो कर रहा है, ये पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार करेगा, चाहे वो लंका हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप उसके आसपास के जो टापू हैं, आइलैंड्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा बढ़ाता चला जाएगा और वहां पर अपने तरह तरह के स्टेशन स्थापित करता जाएगा, वहां अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाइए, इंडिया के इधर ध्यान से देखो, ये वाला क्षेत्र, यहां पर भी इसने कुछ टापू खरीदे हैं, कुछ क्षेत्र खरीदे। आगे बढ़िए, ये जो आपका पाकिस्तान देख रहे हो, यहां पर भी ये जो बीच की जगह है, समुद्री जगह है, ये यहां पर भी इसने, कराची, यहां पर भी इसने अपना क्षेत्र बना लिया है पोर्ट पे, वहां पर भी अपना प्रभाव। अब कभी भी ये अगर यहां से जाएगा तो देखो इंडिया के ही ये पूरे के पूरे जोन से जाएगा, समुद्री क्षेत्र से जाएगा। हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था कि इसका प्रभाव जो है ये जो इंडिया से बताया था मैंने, यहां से, और ये इधर से आएगा और भारत के ये क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा। तो इसकी पक्की प्लानिंग यही है कि भारत को चौंकाना है, यहां से आक्रमण नहीं करना है, यहां से नहीं करना है, क्योंकि यहां पर इंडिया ने अपने को स्ट्रेंथन कर दिया है। देखो S-400 कहां लगाया? यहीं लगाया पंजाब में। एक S-400 कहां लगा दिया? इधर लगा दिया। इसका मतलब ये क्षेत्र हमारा जो है अभी तक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर दक्षिण में हम आ जाए तो उड़ीसा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, उन क्षेत्रों में आपको कोई बड़े इंस्टॉलेशन नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे इंस्टॉलेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया समझता है कि यही हमें थ्रेट है, पाकिस्तान से या इस क्षेत्र में चाइना से। इन क्षेत्रों को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है हमारी सुरक्षा नीति में, हमारी रक्षा नीति में। तो सरकार से सबसे पहले तो यह है कि इन क्षेत्रों को, जो समुद्री क्षेत्र हैं, फोर्टिफाई करो, यहां पर और ज्यादा सेनाएं लगाओ, और ज्यादा यहां पर इसको संरक्षित करो।
और अंडमान निकोबार उसको तो फोर्टिफाई ऐसा कर दो कि उसके आसपास भी कोई फटक ना सके, जिससे कि हमारे लिए बहुत जरूरी है वो अंडमान निकोबार, क्योंकि उससे हम पूरा वॉच कर सकते हैं कि कौन कहां से समुद्री क्षेत्र से आ रहा है, क्योंकि अगला जो आक्रमण होगा चाइना का उसमें समुद्री क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसका थ्रू एयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके पास बड़े बड़े समुद्र पोत हैं जिन पे सैकड़ों की संख्या में वो हवाई जहाज या जो आप फाइटर्स कहते हो उनको इंस्टॉल कर सकता है, और वहां से ये भारत के इन क्षेत्रों को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा इन सभी क्षेत्रों में अगर देखोगे आप, पूर्वी चाहे पश्चिमी, इन्हीं में भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं। चाहे भाभा एटॉमिक ले लो, चाहे यहां पारादीप का वो ले लो, चाहे जितने भी महत्वपूर्ण है इसके आपके आंध्र प्रदेश में, चाहे आप इधर ले लो और दक्षिण तमिलनाडु में, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं। तो उनको समाप्त करना उनके लिए, चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी अगर वो थ्रू सी आता है, अगर वो महासागर या सागर की तरफ से आता है तो ये काम चुटकियों में कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर बहुत है उसका। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पावर नहीं या भारत रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। भारत बहुत अच्छा पावर है, भारत ने भी कई पोत बनाए हैं, भारत की सुरक्षा बहुत बहुत स्ट्रेंथन हुई है, बहुत सशक्त हुई है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक लूप होल है, एक ड्रॉबैक है कि वहां से हम कमजोर हैं। तो एक तो इन क्षेत्रों को पूरी तरह से फोर्टिफाई कर दो, और जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं उनके कम से कम 40 किलोमीटर पट्टी को, 30 to 40 किलोमीटर पट्टी को वहां पूरी सेना को स्थापित कर दो, जैसा आपने यहां किया है पंजाब में या बंगाल में किया है। मैंने वीडियो भी दिया था अगर याद हो कि ये 50 किलोमीटर तक जो है वो इन फोर्सेस के सरकार दे देगी, और उसी के 1 महीने या 2 महीने में ऐसा हो गया था अगर याद हो, आपको वीडियो पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये भी क्षेत्रों को उन्हीं के हवाले कर दो, और यहां महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस होने चाहिए, महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होने चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सुरक्षा स्थापित रहे। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, या जो और छोटे छोटे द्वीप है, उन पर हमें बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम जहां पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं, वो है हमारे पास स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बॉम्बर्स नहीं है हमारे पास। 5वीं पीढ़ी के कोई बॉम्बर्स नहीं है, चौथी के भी पूरे अच्छे नहीं। अभी राफेल हमने लिया है, लेकिन राफेल हमारे पास लिमिटेड है, 36 ही अभी लिए हैं, और भी हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हालांकि कुछ हमें राफेल के अलावा जो है मिराज 2000 है, या फिर और भी हमारे पास कुछ हैं जो रूस से लिए हमने एसयू करके, तो कुछ तो हैं, सुखोई जिनको कहते हो आप, तो कुछ तो हैं, लेकिन जितने चाहिए उतने हमारे पास नहीं हैं। तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से भी एक महत्वपूर्ण अपील है, रिक्वेस्ट है कि देखिए, अपोजिशन तो विरोध करती रहेगी और लोग विरोध करते रहें, कोई देश नहीं चाहेगा भारत बहुत स्ट्रांग हो और इस स्थिति में आए कि लड़ सके। तो आप कुछ भी कोई कहे, लेकिन अपने इन वेपन्स को बढ़ाइए। जो बॉम्बर्स हैं, जो जरूरी होते हैं परमाणु को ले जाने के लिए, जो लंबे लंबे दूरी तक जा सकते हैं, हमारे पास नहीं है, तो वो लीजिए। ज्यादा नहीं तो 3, 4, 5 कुछ ऐसे ले लीजिए। बहुत महंगे होते हैं, मालूम है, बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन देश नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, विकास का कुछ नहीं है। हमें संपन्नता से पहले रक्षा चाहिए जो हमारी खतरे में है। तो वो जरूर स्ट्रेटेजिक हमें बॉम्बर्स लेने चाहिए। रूस के पास हैं, अमेरिका के पास है, यूके के पास है, इवन चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमें वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट से काम चलने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमें एटॉमिक वेपन्स हमारे पास बहुत कम है, 140 या 120 दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और ज्यादा हो, पॉलिसी के तहत ना बताया जाता हो, लेकिन कम से कम उससे काम नहीं चलेगा। 1000 हमारे पास, 1000 ऑपरेशनल होने चाहिए एटॉमिक वेपन्स, क्योंकि बहुत जरूरी हैं। जब हमारे ऊपर वो एक थ्रेट, कोई डिटरेंट की तरह काम करते हैं, और चाइना या कोई भी देश 100 बार सोचेगा अगर वो हमारे पास इतनी संख्या में होंगे। तो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे अग्नि हो, ब्रह्मोस की हमें लिमिट बढ़ा देनी चाहिए 15,000 किलोमीटर तक। कोई इशू नहीं, इस समय अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट हमारे साथ है,
कोई बैन या कोई इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी, तो वो लगा देना चाहिए। क्योंकि चाइना, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं, चाइना की कुंडली में बार बार नहीं, हर 8 दिन में एक बार देख लेता हूं। धोखेबाज कंट्री है, बहुत धोखेबाज है, ये कभी आपका हो नहीं सकता है। और विशेष बात, ये आमने सामने की लड़ाई में भी आपसे युद्ध नहीं करेगा, ये छल से आपसे युद्ध करेगा और क्षेत्रों को लेके और युद्ध बंद करने की वो करेगा। तो इंडिया के साथ भी ऐसा ही करेगा कि इंस्टेंटली ये पूरे के पूरे क्षेत्र को कब्जा करना चाहेगा। जो बता चुका हूं पिछले वीडियो में, बहुत कुछ बता चुका हूं, उससे रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह से हमें बॉम्बर्स की जरूरत है, हमें मिसाइल्स, लंबी मिसाइल्स की जरूरत है, जो यहां से और सीधे जाके चाइना को, हर सिटी को स्ट्राइक कर सके, ऐसी चाहिए। फिर बॉम्बर्स चाहिए जो जाके और अंदर जाके वहां पर मार के आए। क्योंकि देखो, इंडिया हमेशा रहा है शालीन, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। यही आगे बताने वाला हूं। हम क्यों पिटे हैं, हम क्यों कायर कहे जाते हैं आज? इसीलिए कि हम इंतजार करते हैं कि हमें आके कोई मारे, हमें आके पहले कोई हम पर आक्रमण करे, हमारे क्षेत्र को कब्जा कर ले, और तब हम रिएक्ट करते हैं। बहुत लेट हो जाते हैं। 62 में भी यही हुआ था। 62 की बात क्या करूं मैं, शकों के काल से ऐसा चल रहा है, हूड़, शक, उनके सबके मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे हमने अपने आप को दास्तां में जकड़ाया, दूसरों के हमने प्रतिक्रिया नहीं दी, और इसीलिए आज ये स्थिति है। आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हो, इंडिया हार जाएगा क्या, इंडिया जीत जाएगा? ये बच्चों का खेल नहीं है भाई, ये युद्ध है, और इस युद्ध में आपको स्ट्रेटेजी भी चाहिए, हथियार भी चाहिए। अभी हथियार खरीदने की बात आती है तो विरोधी जो नहीं चाहते इंडिया को आगे बढ़ना, दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपको गरीबी नहीं दिख रही, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही, आप हथियारों में, उनसे पूछो, अगर आपका घर ही नहीं रहेगा तो रहोगे किसमें? बाकी चीजें तो बाद में है। तो सरकार से निवेदन है, सबसे पहले हथियार खरीदो, 1000 बम डंके की चोट पे रखो, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट स्टेट नहीं, वो स्टेट चाहिए कि जिससे दुनिया हम पे विकास कर सके। फिर दुनिया की हिम्मत ना हो कि जाओ और भारत के पास थप्पड़ मार के आ जाओ, जब मर्जी हो आक्रमण करके और आ जाओ, सोना लूट के आ जाओ, वहां के लोगों को दास बना के आ जाओ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें बॉम्बर्स भी चाहिए, हमें मिसाइल्स भी लंबी मार करने वाली चाहिए, हमें एटॉमिक वेपन्स चाहिए, हमें हाइड्रोजन बम चाहिए। हाइड्रोजन बम बनाइए, कोई इशू नहीं है। जो आपका फ्यूजन और फिजन, ये दोनों थ्योरी है, एक एटॉमिक बनाता है, एक हाइड्रोजन बनाता है, तैयार करिए और बताइए बाकायदा दुनिया को। है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि हम नहीं रखे तो आप भी अपने सब खत्म कर दीजिए, हम भी करने को तैयार है। किसी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके पास है, क्यों है भाई? आपके पास 6000 है, हमारे पास अगर 120 150 है, तो आप हम पे निगाह जमाए हुए हो। आप अगर इनको खत्म करना चाहते हो, आप भी खत्म कर दो। दुनिया से एटॉमिक वेपन्स हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो, केमिकल वेपन्स हटा दो, बायोलॉजिकल हटा दो, सब। हम कुछ नहीं रखेंगे, लाठी डंडे पे आ जाएंगे, बस वही रखो, बहुत है, क्या करना है? खुद तो आप बनाते जा रहे हो, हमें प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं आपको नहीं बनाना है। क्यों भाई, क्यों नहीं बनाना है? जबकि हमारे आसपास ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने हमें जीना हराम कर रखा है। तो इसलिए जरूरी है, और अपने नेवल फोर्स को और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगली लड़ाई महत्वपूर्ण नेवी के थ्रू होगी। ध्यान रखिए, समुद्र के थ्रू होगी, क्योंकि ये जो हमारा दुश्मन है ये बहुत खतरनाक है, ये सर्प है, और जल से आके तुरंत प्रकट हो जाएगा और आपको पूरी तरह से ट्रैप में करने का प्रयास करेगा, और आप वास्तव में उस स्थिति से निपट नहीं पाएंगे। ध्यान से देख लीजिए इस क्षेत्र को आप। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी मैरीटाइम एक्टिविटीज को बढ़ाइए, नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करिए, और ये बहुत ही आपके लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नहीं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो इनकी प्लानिंग है, ध्यान रखिए, जो 13 कंट्रीज मैंने बताए थे जो भारत पर आक्रमण करने की एक पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, चाइना उसमें मूल रोल अदा करेगा, वो पूरा का पूरा क्षेत्र ये होगा। ध्यान रखना, यहीं से ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत से कट करने का प्रयास करेंगे, और वो हमारे लिए बहुत ही अनअवॉइडेबल हो जाएगा, बहुत ही अनवेयरेबल हो जाएगा रादर। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और साथ ही साथ हमें अलग अलग कमांड बना देनी चाहिए, जिसमें एक छोटी छोटी कमांड्स को अलग अलग क्षेत्र सौंप दो, और उसके बाद में उनको उस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दो जिससे कि हिम्मत ना पड़े चाइना की या किसी और की भारत की तरफ आक्रमण या आंख भी देखने की। बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत खतरे में है। बार बार क्वेश्चन मत पूछिए कि क्या फिर हम हार जाएंगे। जैसे दीन दुखी लोग होते हैं ना, हाय फिर क्या करेंगे, हाय फिर तो हम पे दास्ता हो जाएगी। जो कर सकते हो करो,
जो कर सकते हो समाज को जगाने का, सरकार को जगाने का प्रयास करो, क्योंकि एक एक व्यक्ति की शक्ति आगे, एक एक व्यक्ति की शक्ति की जरूरत होती है देश को बनाने के लिए। कोई अकेला मोदी, कोई अमित शाह या कोई अकेला कोई दूसरा नहीं कर सकता है, देश को नहीं चला सकता है। उसके लिए आपकी जरूरत है। आपकी का मतलब एक एक करके जरूरी है। कोई भी पार्टी आए उसको कंपेल कर दो कि नहीं, देश की सुरक्षा सबसे पहले। वो वाली स्थिति हमें नहीं चाहिए जब हम पे बंदूकें भी नहीं थी और हमारी एयरफोर्स को मना कर दिया गया था 1962 में, नहीं इसका ऑपरेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आपके पास जो भी रिसोर्सेस थे उनका ऑपरेशन क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मिस्ट्रीज वाला जो चैनल है अनवेल्ड, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डालने वाले हैं, जिससे आपके कान खुलेंगे, आपकी मस्तिष्क खुलेगा कि ये कुछ हुआ, हमें तो पता ही नहीं। हिस्ट्री में वो पढ़ाया भी नहीं जाता है। आपको जो पढ़ाया जाता है इररिलेवेंट होता है। उसमें पढ़ाया जाता है अकबर महान था, औरंगजेब और महान था, यही बताया जाता है। हम आपको बताएंगे महान कैसे था, क्या किया था उसने। हिस्ट्री आईना है, वो बहुत जरूरी है। आपको पता होनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ था भारत के साथ, क्यों हम स्लेवरी में जिए, क्यों सैकड़ों साल तक हमने दास्ता झेली, क्यों हमारे ही रिसोर्सेज को प्रयोग करके हमारी ही पिटाई की गई। हमें कुछ कमियां थी ना, वही हम आपको बताएंगे। तो देखो, जितने भी आए हैं विदेशी आक्रमणकारी, ध्यान दो, वो यहां से अगर आए हैं ना, उत्तर पश्चिम या उत्तर से, तो यहां उन्होंने आके अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया। केवल मुगलों को छोड़ दो, बाकी कोई नहीं कर पाया। आए और चले गए लूट के, थोड़े समय के लिए रहे होंगे। लेकिन जो यहां से आए समुद्री क्षेत्र से, वो यहीं के होके रह गए। उन्होंने लंबा शासन किया, चाहे डच थे, चाहे पुर्तगीज थे, चाहे फ्रेंच थे, और चाहे जो आज भी आप देख रहे हैं कई राज्यों में वो लोग रह रहे हैं, वो थे। तो ये समुद्री क्षेत्र से जो लोग आए उनका बहुत प्रोलॉन्ग्ड काल यहां रहा, जो यहां से आए उनका इतना लंबा नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देने का हमारा एक ही सिद्धांत था कि इस चाइना ने पूरी दुनिया को कब्जे में कर लिया है और भारत के साथ इसका संघर्ष अवश्यंभावी है, कोई नहीं रोक सकता, ये होना ही होना है। और अब ये बात केवल भारत को नहीं, दुनिया के हर देश को पता हो गई है, और इसीलिए वो चाइना के अगेंस्ट सब तैयार हैं। एक बार युद्ध की, अब जो आया है आपके दिमाग में कि हम कैसे जीतेंगे, यस, एक बार युद्ध शुरू हुआ तो फिर भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ बहुत देश रहेंगे, क्योंकि उनके अस्तित्व पे भी खतरा है। ऑस्ट्रेलिया भी होगा, जापान भी होगा। ये रूस की परिस्थितियां बदलने वाली हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ये भारत के साथ इसकी टसल शुरू होगी। अगर ये भारत के अगेंस्ट नहीं होगा तो भारत के साथ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये अमेरिका, क्योंकि ये भी आपको पता है समय का प्रयोग करता है, इसे पता है हमारे लिए थ्रेट है, इसलिए वो भी उस समय भारत का साथ देगा निश्चित तौर पे। और कुछ और देश हमें मिलेंगे जिसमें इजराइल भी है, जो हमारी सहायता करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण देश हमारे साथ रहेंगे, और भले ही हमें इनिशियली परेशानी उठानी पड़े, हमें थोड़े समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हम चाइना पर विजय प्राप्त करेंगे। और चाहे वो 13 कंट्रीज हों, चाहे और हों, हम उन पे विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे। ध्यान दो, सबसे पहले अपना घर मजबूत करना चाहिए आपको। अब देखा, अगर रूस के पास इतनी ताकत नहीं होती, अभी तक बर्बाद हो गया होता, क्योंकि एक तरफ 50 कंट्रीज, एक तरफ अकेला है, उसके पास ताकत है तभी तो लड़ रहा है। तो इंडिया को सबसे पहले अपने को ऐसा बनाना है कि जो हथियारों की कमी है उनको बढ़ाओ, रिसोर्सेस, जो पैसा आता है आपका कलेक्शन होता है जीएसटी वगैरह में, एक निश्चित अनुपात रख दो। ये हथियार खरीदने ही खरीदने हैं, लो हथियार, और उसमें कहीं कटौती मत करो, क्योंकि केवल एक इंडिया देश बचा है जो हिंदू जहां या सनातन धर्मी जहां रहते हैं, और सबकी निगाह है कि अगर ये समाप्त हो गया तो एक बड़ा प्रजातंत्र भी गया, एक बड़ा धर्म भी गया, और दुनिया पर कब्जा करने में फिर दूसरे लोगों को कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रेजिस्ट करने वाले कोई ज्यादा बचेंगे नहीं, केवल 2 या 3 शक्तियां रह जाएंगी, और वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए भारत सबकी नजरों में खटक रहा है, इसलिए हमें बहुत सुरक्षित और बहुत ज्यादा, जिसको कहते हो प्रोएक्टिव होके काम करना पड़ेगा। अदरवाइज पक्का मान लीजिए, क्योंकि फिर बताया मैंने, युद्ध कभी बातों से नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। यह सरकार अच्छा कर रही है, कोई शक नहीं, लेकिन इससे भी अच्छा करने की आवश्यकता है। इसकी तैयारियां देखते हुए इसने इतने बना लिए हैं परमाणु हथियार कि वो बहुत ज्यादा है दुनिया के लिए, इसलिए हमें भी उस मार्ग में बढ़ना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन हो रही तो होने दो, हम अपनी रक्षा तो करेंगे, उसमें क्या हो गया। और 1000 कम से कम जो है
तैयार कर लो एटॉमिक वेपन्स, और जरूरत पड़े तो सब यूज कर लो, क्योंकि जब ऐसे ही सही तो ऐसे ही सही। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप बजाते रहिए, नहीं बजेगी, ये दोनों हाथों से बजती है। इसका मतलब अगर हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं पर्यावरण की, दुनिया की, तो आपको भी निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहें, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, और तुम कहो नहीं तुम्हारी पृथ्वी तो हमारी है, तो नहीं चलेगा। ये पॉलिसी सबको अपनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा मैंने कई लोगों के चार्ट्स, कई देशों के चार्ट्स देख के बताया, परिस्थितियों को देख के बताया, चाइना के चार्ट को खासकर एनालाइज करके बताया, इंडिया की परिस्थितियां देख के बताया। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ जो परिस्थितियां आगे होनी है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और उसमें हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। क्लियर है ऐसा? मैं किसी दिन इसका चार्ट भी एनालाइज करूंगा, आपके सामने बताऊंगा। चाइना का तो कर चुका हूं, फिर कर दूंगा कि हां परिस्थितियां क्या हैं। 2025 तक उसकी सनी की 7.5 चल रही है, उसके बाद क्या परिस्थितियां हैं। 2043 आई थिंक उसमें वीनस की महादशा शुरू हो रही, उसके बाद उसे डिफीट करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी समृद्धि कर लेगा वो कि फिर उसे डिफीट नहीं किया जा सकता। अभी उसकी परिस्थितियां ऐसी, तो दुनिया में सब समझने लगे ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, चाहे अमेरिका, सब समझने लगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको जिस्ट दे देता हूं। जरूरी नहीं मैं सबके यहां पर चार्ट करूं, तो बहुत 3-4 घंटे का वीडियो होगा, तो इसलिए मैंने आपको जिस्ट दे दिया। भारत सरकार को, जितने भी लोग टॉप ऑफिशियल्स हैं, इसको देखें और उसी हिसाब से कार्यान्वित करें। हो सकता है इसमें कई पॉइंट छूट गए होंगे, आगे वीडियोस में आपको फिर दूंगा उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।